राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक। अब तक हमने इन्फ्लेमेशन में जितना भी पढ़ा है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और ट्रिपल रिस्पॉन्स तक, वहाँ तक हम आज सब कुछ रिवाइज करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ये रिवीजन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर ओरिएंटेशन देखा था, जस्ट रीड करते जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में ये सब कुछ है, जहाँ पर ट्रांसलेट की ज़रूरत लगेगी वहाँ पर ट्रांसलेट कर देगी। इन्फ्लेमेशन लिटरली मीन्स बर्निंग। इट इज़ द कॉमनेस्ट पैथोलॉजिकल फिनोमिना। इन्फ्लेमेशन क्या है? लिटरली मीनिंग है उसका बर्निंग, और ये कॉमनेस्ट पैथोलॉजिकल फिनोमिना है। इट इज़ द बॉडीज रिस्पॉन्स ऑन एक्सपोजर ऑफ लिविंग टिश्यूज टू एन इंजूरियस एजेंट। ये एक बॉडी का रिस्पॉन्स है टू द एक्सपोजर ऑफ लिविंग टिश्यू टू एनी इंजूरियस एजेंट। यानी जब भी हमारे बॉडी के लिविंग टिश्यूज किसी इंजूरियस एजेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तब जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है उससे हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। In fact, inflammatory reaction is an all-important change that distinguishes living tissue from dead tissue। और इसीलिए inflammatory reaction है वो सारे important changes में से एक है जो distinguish करता है, differentiate करता है living tissue को from dead tissue। Although it is a protective mechanism, exaggerated inflammation may cause harm to the body। ऑल्दो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, फिर भी अगर इन्फ्लामेशन एक्सेस अमाउंट में हो, एक्सेग्रेटेड अमाउंट में हो, थोड़ा वर्स कंडीशन में चला जाए, तो ये हमारी बॉडी को हार्म भी पहुंचा सकता है। Inflammatory response has complex mechanism involving cellular and vascular events and is mediated by several mediators released by activated cells and plasma proteins। Inflammatory response एक complex mechanism है जिसमें cellular और vascular events है, और ये mediate की जाती है पूरी की पूरी process by releasing some mediators जो release होते हैं through activated cells और plasma proteins। Based on duration of inflammatory response, inflammation may be acute or chronic। The later chronic may further be non-specific और specific। ड्यूरेशन के बेस पर inflammatory response है वो acute भी हो सकता है और chronic भी हो सकता है, और ये जो later है chronic, ये further divide किया जाता है non-specific और specific granulation में। थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा अपना, क्योंकि आरती चल रही है। in each type of inflammation there is participation of distinct type of inflammatory cells। हर एक टाइप के इन्फ्लामेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स का पार्टिसिपेशन होता है। जैसे कि हमने एक्यूट इन्फ्लामेशन में देखा था कि न्यूट्रोफिल्स का पार्टिसिपेशन होता है, और वगैरह वगैरह। द आउटकम ऑफ द इन्फ्लामेशन डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स विच pertain टू द होस्ट एंड इंजरियस एजेंट। जो आउटकम है इन्फ्लामेशन का वो किस पे डिपेंड करता है? सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो होस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो इंजरियस एजेंट में होते हैं उस पे। एट द सेम टाइम, रिपेयर ऑफ द इंजर्ड टिश्यू इज अ फंडामेंटल प्रोसेस एज एन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन जैसे एक फंडामेंटल प्रोसेस है, वैसे ही इन्फ्लामेशन वाले टिश्यूज़ को रिपेयर करना, उस इंजर्ड टिश्यू को रिपेयर होना, ये भी एक फंडामेंटल प्रोसेस है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंजर्ड टिश्यू, रिपेयर में बी रिस्टोर टू इट टू नॉर्मल टिश्यू बाई रीजनरेशन, और द इंजर्ड टिश्यू में अंडरगो रिपेयर बाई फाइब्रस हीलिंग। इंजर्ड टिश्यू का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि रिपेयर है वो कैसे होगा। रिस्टोर हो जाएगा पूरा का पूरा नॉर्मल टिश्यू में थ्रू रीजनरेशन, कि फिर इंजर्ड टिश्यू में फाइब्रोसिस हीलिंग के थ्रू रिपेयर होगा। दिस इज व्हाट अबाउट चैप्टर ओरिएंटेशन। नाउ डेफिनेशन को तो 2 बार पढ़ेंगे, ताकि बिल्कुल, क्योंकि इन्फ्लामेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन तो कभी भी भूलनी नहीं है, क्योंकि एक तो ये कॉमनेस्ट पैथोलॉजिकल फिनोमिना है, फिर ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसीलिए इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यू टू इंजरी फ्रॉम एनी एजेंट। इट इज बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंजरियस एजेंट फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ नेक्रोज्ड सेल्स एंड टिश्यूज। जो इन्फ्लामेशन है वो एक लोकल रिस्पॉन्स है हमारे लिविंग मैमेलियन टिश्यूज़ को, किसके सामने? तो कि इंजरी फ्रॉम एनी एजेंट, यानी इंजरियस एजेंट के सामने हमारे लिविंग मैमेलियन टिश्यू का जो रिस्पॉन्स है, लोकल रिस्पॉन्स, उसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। और ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट, या तो ये एलिमिनेट कर देगा या लिमिट कर देगा स्प्रेड ऑफ इंजरियस एजेंट को, विच इज फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ द नेक्रोज्ड सेल्स एंड टिश्यूज, विच इज फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ द नेक्रोज्ड सेल्स एंड टिश्यूज। one more time, inflammation is defined as the local response of living mammalian tissue to injuries from any agent. It is body's defense mechanism in order to eliminate or limit the spread of injurious agent, followed by removal of the necrosed cells and tissues।
सो ये बात हुई डेफिनेशन की. नाउ अबाउट कॉजेस, कितने कॉजेस है या फिर कैसा कॉजेस है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है. सो द इंजurious एजेंट कॉजिंग इन्फ्लामेशन मे बी एज अंडर्ड इन्फेक्टिव एजेंट्स, नेक्रोटिक एजेंट्स, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स या फिर फॉरेन पार्टिकल्स. जस्ट अ सेकेंड, let me just okay, I hope now it's clear. Okay, so जो इंजurious एजेंट, सॉरी इन्फेक्टिव एजेंट, यानी कि जो इन्फेक्शन कोज करे हमारी बॉडी में. तो इन्फेक्शन कहाँ से कोज होता है? बैक्टीरिया, वायरस, वायरस के टॉक्सिन्स, फंगी एंड पैरासाइट्स के थ्रू. नेक्रोटिक टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस एजेंट्स सच एज इस्चीमिया, फिजिकल एजेंट्स जैसे कि हीट, कोल्ड, रेडिएशन, मैकेनिकल ट्रॉमा, केमिकल एजेंट्स जैसे कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक टॉक्सिन्स, immunological agents like cell-mediated and antigen-antibody reaction, and foreign materials such as foreign bodies and sutures, thorns, etc. सो इन्फेक्टिव एजेंट्स में तो पता चल गया कि बैक्टीरिया है, वायरस के टॉक्सिन्स, फंगी, पैरासाइट एक्सेट्रा. नेक्रोटिक टिश्यू कहाँ कब होगा हमारी बॉडी में नेक्रोसिस? किसी एजेंट की वजह से, जैसे कि इस्चीमिया है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, या फिर कोई फिजिकल या केमिकल एजेंट है जैसे कि हीट, कोल्ड, रेडिएशन, मैकेनिकल ट्रॉमा, या फिर कोई इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स है, उसकी वजह से नेक्रोटिक टिश्यू, उसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा. इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स लाइक सेल मीडिएटेड एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, foreign materials such as foreign bodies, dirt, sutures, thorn, etc. So ये सारी बात हुई regarding causes. कौन से 4 cause? Infective agents, necrotic tissues, immunological agents and foreign materials. Now difference between inflammation and infection. So infection is an invasion into the body by harmful microbes and the resultant ill effect, while inflammation is a general protective response by the body to a variety of etiological agents, infectious or non-infectious. इन्फेक्शन है वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब का इन्वेजन है हमारी बॉडी में, हार्मफुल माइक्रोब का, जिसके रिजल्ट में हमारी बॉडी में इल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. जबकि इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, जो वेराइटी ऑफ एटियोलॉजिकल एजेंट्स या फिर इन्फेक्शन हो या नॉन इन्फेक्शियस उसके खिलाफ होता है. ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का. वो क्या है? इन्वेजन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में इल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. इन्फ्लामेशन एक जनरल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स बाय द बॉडी टू अ वेराइटी ऑफ एटियोलॉजिकल एजेंट्स. नाउ बेसिक प्रोसेस. इन्फ्लामेशन की बेसिक प्रोसेस क्या है? इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व्स 2 बेसिक प्रोसेस विथ सम ओवरलैपिंग, अर्ली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड लेटर फॉलोड बाय रिपेयर. सो इन्फ्लामेशन में बेसिक 2 प्रोसेस है जो एक दूसरे को ओवरलैप करती है, एक के बाद दूसरी स्टार्ट हो जाती है. जैसे कि इन्फ्लामेशन है वो अर्ली रिस्पॉन्स है, अर्ली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, एंड लेटर फॉलोड बाय रिपेयर, और लास्ट में लेटर क्या होता है? रिपेयर हो जाता है. दो बोथ दिस प्रोसेसेस जनरली हैव प्रोटेक्टिव रूल अगेंस्ट इंजurious एजेंट. जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों प्रोसेस है वो जनरली एक प्रोटेक्टिव रूल प्ले करती है इंजurious एजेंट के अगेंस्ट. इन्फ्लामेशन एंड हीलिंग मे कॉज कंसिडरेबल हार्म टू द बॉडी एज वेल. ये दोनों प्रोसेसेस हमारी बॉडी में कुछ हार्म भी पहुंचा सकती है अगर ढंग से ना हो तो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनाफाइलेक्सिस टू बाइट्स बाय इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स, टॉक्सिन्स, एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सेट्रा. सो ये बात हुई बेसिक प्रोसेस. इन्फ्लामेशन रिपेयर अगर एक्सेस अमाउंट में, एग्जेगरेटेड अमाउंट में हो तो वो बॉडी को हार्म भी पहुंचा सकती है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होने के बावजूद भी. और उसका एग्जांपल में हमने देखा कि एनाफाइलेक्सिस टू बाइट बाय इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स, टॉक्सिन्स, एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सेट्रा. Now, immunity, that is immune response and inflammatory response. Both these processes by the host are interlinked protective mechanism in the body. ये दोनों प्रोसेस है, इम्यून रिस्पॉन्स और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये दोनों प्रोसेस है वो क्या है? हमारी बॉडी में इंटरलिंक्ड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. वाइल इन्फ्लामेशन इज विजिबल रिस्पॉन्स टू एन इम्यून रिएक्शन. अगर कोई इम्यून रिएक्शन हुआ है तो उसका विजिबल रिस्पॉन्स है इन्फ्लामेशन. एंड एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज ऑलमोस्ट एसेंशियल बिफोर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अपीयर्स. और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अपीयर हो उससे पहले इम्यून रिस्पॉन्स का एक्टिवेट होना एसेंशियल है, क्योंकि इम्यूनिटी अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो इन्फ्लामेशन नहीं होगा. सो इट इज एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज ऑलमोस्ट एसेंशियल बिफोर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अपीयर्स. सो बोथ दिस प्रोसेसेस बाय द होस्ट आर इंटरलिंक्ड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म in the body, while inflammation is the visible response to an immune reaction. Activation of immune response is almost essential before inflammatory response appears. Now about signs of inflammation. Roman medical writer of 1st century AD Celsus described famous 4 cardinal signs of inflammation. तो सेल्सस ने ये 4 cardinal signs of inflammation दिए थे. Rubor, tumor, calor, dolor. Rubor means redness, tumor means swelling, calor means heat and dolor means pain. Rubor से redness RR पता चल जाता है, tumor से swelling भी पता चल जाता है,
कैलर यानी कैलोरीज से हीट भी पता चल जाता है, डॉलर से ऐसे, इसको हमने पिछली वीडियो में ऐसे याद किया था जैसे कि अगर पैसे ना हो तो कितना दर्द होता है, वैसे ही डॉलर मीन्स पेन। फंक्शियोलेशिया लॉस ऑफ फंक्शन वॉज एडेड लेटर बाय द गैलन एज अ प्यूपिल ऑफ हिपोक्रेट। सो गैलन ने ऐड किया था, या फिफ्थ जो फंक्शन लॉस ऑफ फंक्शन है वो एक प्यूपिल थे, एक स्टूडेंट थे हिपोक्रेट्स के। तो 5 कार्डिनल साइंस है इन्फ्लेमेशन की, याद रखनी ही है। सो कौन कौन सी है? रूबर, ट्यूमर, कैलर, डोलर, फंक्शियोलेशिया मीन्स रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। नाउ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन में डिपेंडिंग अपॉन होस्ट कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रिस्पॉन्स, होस्ट की कैपेसिटी पे डिपेंड करके और जो ड्यूरेशन है रिस्पॉन्स का उस पर डिपेंड करके 2 टाइप के इन्फ्लेमेशन है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, स्पेसिफिक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड नॉन स्पेसिफिक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो ये बात हुई एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की, जिसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में फर्दर 2 टाइप्स है, स्पेसिफिक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड नॉन स्पेसिफिक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। सो ये 2 डिवीजन हुए, किसके बेस पर हुए? होस्ट की कैपेसिटी और ड्यूरेशन ऑफ रिस्पॉन्स के बेस पर हमने डिवाइड किया एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। नाउ एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में देखते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, लास्टिंग लेस देन 2 वीक्स, रिप्रेजेंट्स अर्ली बॉडी रिएक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी बॉडी के अर्ली रिस्पॉन्स को, अर्ली बॉडी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। रिजॉल्व्स क्विकली एंड इज यूजुअली फॉलोड बाय हीलिंग। ये क्विकली रिजॉल्व हो जाता है और यूजुअली फॉलोड होता है हीलिंग से। रिजॉल्व्स क्विकली एंड इज यूजुअली फॉलोड बाय हीलिंग। मेन फीचर्स क्या है? accumulation of fluid and plasma at the affected site. Main features है accumulation of fluid and plasma at the affected site, intravascular activation of platelets, polymorphonuclear neutrophils as inflammatory cells। और यहाँ पर कौन से neutrophils होते हैं? polymorphonuclear neutrophils as an inflammatory cells। Sometimes acute inflammatory response may be quite severe and is also termed as fulminant acute inflammation। कुछ बार acute inflammatory response है वो थोड़ा सीवियर हो जाता है और उस टाइम पर हम इसे फुलमिनेंट एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं। सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कौन कौन सी चीज़ें? शॉर्ट ड्यूरेशन, लास्टिंग लेस देन 2 वीक्स, रिप्रेजेंट अर्ली बॉडी रिएक्शन, रिजल्ट्स क्विकली एंड इज यूजुअली फॉलोड बाय हीलिंग। मेन फीचर्स में आएगा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट, इंट्रावास्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर neutrophils as inflammatory cells. Sometimes acute inflammatory response may be quite severe and is termed as fulminant acute inflammation. Now second is chronic inflammation. It is longer duration. So chronic inflammation is for longer duration lasting more than 2 weeks, occurs after a delay either when causative agent of acute inflammation persists for a long time or stimulus is such that it induces chronic inflammation from the beginning। ये कब होता है? जब कुछ डिले हो जाता है, जैसे कि कॉजेटिव एजेंट है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में परसिस्ट कर जाता है लंबे समय के लिए, या फिर स्टिम्युलस ऐसा ही है कि पहले से ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस कर रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली, तो उस टाइम पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। सो ओकर्स आफ्टर अ डिले आइदर व्हेन द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम और स्टिम्युलस इज दैट इट इंड्यूसेस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। Chronic active inflammation, a variant from a chronic inflammation। तो ये क्रॉनिक एक्टिव इन्फ्लेमेशन क्या है? एक वेरिएंट है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का। देयर आर एक्यूट एक्सर्शिबेशन मीन्स मेकिंग वर्स कंडीशन फ्रॉम द एक्यूट केस। तो एक्यूट केस अगर वर्स हो जाए उस टाइम पर ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसीज, मतलब जब डिसीज की कोर्स की एक्टिविटी के टाइम पर एक्यूट कंडीशन थोड़ी वर्स हो जाए तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक एक्टिव इन्फ्लेमेशन। सो दे आर एक्यूट एक्सर्शिबेशन ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसीज। नाउ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? प्रेजेंस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स, वहाँ पर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, यहाँ पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, जैसे कि लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफेज। जैसे कि लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफेज। ग्रेन्युलेशन, टिश्यू फॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक सिचुएशन सम ग्रेन्युलोमेटस सेल्स। और यहाँ पर और भी है, जैसे कि ग्रेन्युलेशन, टिश्यू फॉर्मेशन एंड इन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन। सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में देखेंगे। सो in some instances the state of inflammation between acute and chronic is termed as subacute inflammation। सो कभी कभार कैसा स्टेट होता है कि वो इन्फ्लामेशन ना तो एक्यूट होता है और ना ही क्रॉनिक होता है, उसके बीच का स्टेट होता है। इस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे सब एक्यूट इन्फ्लामेशन। सो इन सम इंस्टेंसेस द स्टेट ऑफ इन्फ्लामेशन बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक इज टर्म्ड एज सब एक्यूट इन्फ्लामेशन। इनिशिएशन ऑफ इन्फ्लामेशन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट्स। अब देखेंगे कि इनिशिएशन कैसे होता है इन्फ्लामेशन का और कैसे हम
रिकॉग्नाइज करेंगे इसके इटियोलॉजिकल एजेंट्स को. सो इन्फ्लामेशन इनिशिएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट बिटवीन इटियोलॉजिकल एजेंट्स दैट इज माइक्रोब, नेक्रोटिक सेल्स एंड पार्टिसिपेटिंग होस्ट सेल्स. तो इन्फ्लामेशन के इनिशिएशन के लिए प्रेजेंस होती है रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर्स की. मतलब इन्फ्लामेशन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर्स, जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? बिटवीन द इटियोलॉजिकल एजेंट एंड द पार्टिसिपेटिंग होस्ट सेल. ओके, तो इन दोनों के बीच में एक रिसेप्टर सिस्टम होती है, रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर्स, जो रिसेप्ट करती है कि कोई चीज़ स्टिम्युलस इडियोलॉजिकल एजेंट बॉडी में आया है, उसके सिग्नल्स भेजती है, उसकी वजह से पार्टिसिपेटिंग होस्ट सेल कुछ रिएक्ट करते हैं और इन्फ्लामेशन कोज होता है. सो बिसाइड फ्यू सर्कुलेटरी प्रोटीन टू और एक्ट टू ट्रिगर इन्फ्लामेशन. और इसके अलावा भी कुछ सर्कुलेटरी प्रोटीन्स हैं जो एक्ट करते हैं टू ट्रिगर इन्फ्लामेशन. नाउ फर्स्ट है पहला तो रिसेप्टर की रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, जिसे हम कहेंगे रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर्स. डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि ऑन होस्ट सेल्स फॉर माइक्रोबियल एजेंट्स एंड ऑन ल्यूकोसाइट्स फॉर नेक्रोटिक एजेंट्स. तो ये जो डिस्टिंक्ट रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें से जो होस्ट सेल के रिसेप्टर्स होते हैं वो माइक्रोबियल एजेंट्स के लिए होते हैं, और ल्यूकोसाइट्स पे होते हैं वो हमारी ही बॉडी के जो नेक्रोटिक सेल्स है उसके लिए होते हैं. सो रिसेप्टर्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स. तो पहले देखेंगे कि माइक्रोब्स के रिकॉग्नाइजेशन के लिए जो भी रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो पहला है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, पैम्प, जिसको हम बोलेंगे पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न. इसके नाम से ही पता चलता है कि ये पैथोजन के साथ एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न है. तो कहाँ पर प्रेजेंट होगी? इन द इन्वेंटिंग माइक्रोब्स, आर प्रेजेंट ऑन द इन्वेंटिंग माइक्रोब्स, recognized by cells other than lymphoid cells participating in innate immunity, जैसे कि epithelial cells, macrophage, dendritic cells. तो ये रिकॉग्नाइज होती है लिम्फोइड सेल्स के अलावा जो भी सेल्स इन्नेट इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके द्वारा, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स है, मैक्रोफेज है, डेंड्रिटिक सेल्स है, उससे ये क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ पैथोजन को और डैमेज कर देते हैं ये पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को. पीआरआर क्या है? पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग सेल्स. ये जो पीआरआर है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर, ये लोकेट होता है वेरियस कंपोनेंट ऑफ पार्टिसिपेटिंग सेल्स पे, और क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है ये पैटर्न को, इससे रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है. सो ये दो चीज़ें कहाँ पर होती है? माइक्रोब्स के रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स के पास. Pathogen associated molecular pattern are present on the invading microbes recognized by cells other than lymphoid cells participating in innate immunity, जैसे कि epithelial cells, macrophage, dendritic cells detect the presence of pathogen and damage PAM, PRR pattern recognition receptor located on various components of participating cells and receptors on leukocyte. अब leukocytes पे जो भी receptors है वो possesses receptors for Fc component of immunoglobulin antibody. ये क्या करते हैं? पोसेस करते हैं receptors for Fc component of immunoglobulin antibody and for complement which recognize microbes with coated with antibody and complement ऑप्सिनोइड माइक्रोब्स लीडिंग टू इन्फ्लामेशन एंड फेगोसाइटोसिस. तो ये क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं कुछ रिसेप्टर्स को जो एफसी कंपोनेंट के लिए होते हैं इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी में. फिर ये क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं ऐसे माइक्रोब को जो एंटीबॉडी से कोटेड होते हैं, और फिर उसको ऑप्सिनोइड माइक्रोब्स को क्या करते हैं? लीड करते हैं इन्फ्लामेशन के थ्रू, एंड उसको वहाँ पर फेगोसाइटोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं. सो ये है रिसेप्टर्स ऑन ल्यूकोसाइट. नाउ रिसेप्टर्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेक्रोटिक सेल्स. नेक्रोटिक सेल्स के लिए जो भी रिकॉग्नाइजेशन के लिए रिसेप्टर्स है वो अपॉन सेल डेथ साइटोजोलिक मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर डीएनए आर लिबरेटेड. सेल डेथ के बाद साइटोजोलिक मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर डीएनए लिबरेट हो जाते हैं, विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय साइटोजोलिक रिसेप्टर्स, जो साइटोजोलिक रिसेप्टर्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, जिसको हम बोलेंगे एनएलआर्स. तो एनएलआर का इंटरेक्शन होता है ग्रुप ऑफ साइटोजोलिक एंड न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के साथ जो रिलीज हुए हैं आफ्टर द सेल डेथ. ये क्या करता है? फिर दोनों मिलकर बनाते हैं इन्फ्लेजोम्स. इन्फ्लेजोम्स बनाने के बाद ये डायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं कैस्पेज-1 एंजाइम को, जिसको हम इंटरल्यूकिन-1 बीटा भी बोल सकते हैं, जो कन्वर्ट करता है एंजाइम और आईसीई को. एक्टिवेटेड कैस्पेज-1 एंजाइम है वो सिक्रीट करता है प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन को. क्या सिक्रीट करता है? प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन को, और इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करता है. नाउ सेकेंड इज सर्कुलेटरी प्रोटीन्स, जो ट्रिगर करता है इन्फ्लामेशन को.
Another set of initiators of inflammation are circulatory proteins liberated by activation of complement system after microbial infection. Microbial infection के बाद जो complement system है वो एक्टिवेट हो जाती है और लिबरेट करती है सर्कुलेटरी प्रोटीन्स को. ये एक अनदर सेट ऑफ इनिशिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन में इंक्लूड किया जाता है. दिस इंक्लूड्स मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन्स एंड कलेक्टिन्स. इसमें क्या होता है सर्कुलेटिंग प्रोटीन में मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन एंड कलेक्टिन विच एक्ट पोटेंटली अगेंस्ट इन्वेंटिंग ऑर्गेनिज्म, जो पोटेंटली एक्ट करते हैं अगेंस्ट इन्वेंटिंग ऑर्गेनिज्म एंड ट्रिगर इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं. Now, acute inflammatory response. Acute inflammatory response में क्या है? Acute inflammatory response by the host to any etiological agent, infective substance is a continuous process, but it can be divided into two aspects: vascular events and cellular events. Intimately linked to this two process is to release the chemical mediators of acute inflammation. So, अब acute inflammatory response में क्या है? Acute inflammatory response जो host के द्वारा होता है in response to any etiological agent, ये एक continuous process है जिसको हम दो aspect में divide कर सकते हैं, vascular और cellular. इसके साथ intimately linked एक और भी process होती है जैसे जो है release of chemical mediators, जो acute inflammation में important होती है. So, ये तीन चीज़ों को हमें याद रखना है और इसको डीप में पढ़ना है. So, सबसे पहली vascular events. Alteration in the microvasculature जैसे कि arterioles, capillaries and venules is the earliest response to tissue injury. कोई भी टाइप का अल्ट्रेशन ये माइक्रोवास्कुलेचर्स में जैसे कि आर्टीरियोल्स है, कैपिलरीज है, वेन्यूल्स है, इज द अर्लीस्ट रिस्पॉन्स टू टिश्यू इंजरी. द अल्ट्रेशन इंक्लूड्स हीमोडाइनामिक चेंजेस एंड अल्टर्ड वास्कुलर परमेबिलिटी. तो वास्कुलर चेंजेस में क्या होगा? सबसे पहले तो ये वेसल्स के बारे में बात हो रही है जैसे कि आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स. तो पहले तो इसमें कोई हो सकता है कि ये ब्लड फ्लो है तो इसमें कोई हीमोडाइनामिक चेंजेस हो ब्लड से रिलेटेड. दूसरा कि ये कैपिलरीज और ये सब छोटा है तो हो सकता है इसमें कुछ परमिएबिलिटी, वास्कुलर परमिएबिलिटी में कुछ अल्ट्रेशन हो. तो दो अल्ट्रेशन है, दो चीज़ें हैं जो पहला है हेमोडाइनामिक चेंजेस एंड दूसरा है अल्टर्ड वास्कुलर परमिएबिलिटी. So alteration in the microvasculature, arterioles, capillaries and venules is the earliest response to the tissue injury, and this alteration includes hemodynamic changes, altered vascular permeability, etc. Now hemodynamic changes. These are the earliest feature of inflammatory response. ये क्या है? earliest feature है inflammatory response का. result from changes in vascular flow. vascular flow में change आने से ये result होता है या फिर caliber जैसे हम बोलते हैं level of ability of small blood vessels in the injured tissue. ये दोनों चीज़ों में अगर change आए vascular flow में या फिर caliber of small blood vessels तो इंजर्ड टिश्यू में ये दो चीज़ों में चेंज आने से जो अर्लीस्ट फीचर है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का वो ये है. तो अर्लीस्ट फीचर ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रिजल्ट फ्रॉम द चेंजेस इन वास्कुलर फ्लो एंड कैलिबर ऑफ ब्लड वेसल्स इज इन द इंजर्ड टिश्यू लीड्स टू हेमोडायनामिक चेंजेस. फर्स्ट ट्रांजिएंट वासोकंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल्स. पहली चीज़ जो इसमें होगी वो क्या होगी? ट्रांजिएंट वासोकंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल्स. इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ सेल इंजरी, इमीडिएट वास्कुलर रिस्पॉन्स इज ट्रांजिएंट वासोकंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल्स. सेल इंजरी किस टाइप की है उससे इररिस्पेक्टिव होकर जो इमीडिएट वास्कुलर रिस्पॉन्स होगा, जो इमीडिएट सबसे पहले होने वाला इमीडिएट वास्कुलर रिस्पॉन्स होगा वो होगा ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट का मतलब ये होता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. ट्रांजिएंट वासोकंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल्स. किसका वासोकंस्ट्रिक्शन होगा यहाँ पर? आर्टेरियल्स का. With mild form of injury, the blood flow may be re-established into 3 to 5 seconds, while more severe injury, the vasoconstriction may last for about 5 minutes. So, mild injury है अगर तो blood vessels है उसका जो blood flow है वो वासोकंस्ट्रिक्शन के बाद 3 to 5 सेकेंड्स में रीएस्टैब्लिश हो जाएगा. लेकिन अगर कोई सीवियर इंजरी है तो जो वासोकंस्ट्रिक्शन है वो लास्ट करेगा फॉर अबाउट 5 मिनट्स तक लास्ट करेगा. वासोडाइलेटेशन में क्या आएगा? परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वासोडाइलेटेशन. तो ये जो वासोडाइलेटेशन है वो कैसा है? परसिस्टेंट है, प्रोग्रेसिव है एंड वासोडाइलेटेशन है. सो परसिस्टेंट मीन्स कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव मीन्स थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ता रहे वैसा, एंड वासोडाइलेटेशन मीन्स वेसल्स का डायलेटेशन. सो नेक्स्ट फॉलोज परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वासोडाइलेटेशन विच इन्वॉल्व्स मेनली आर्टेरियोल्स बट अप टू लेसर एक्सटेंट अफेक्ट अदर कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रोवास्कुलेचर्स लाइक वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज. सो ये नेक्स्ट प्रोसेस है आफ्टर ट्रांजिएंट वासोकंस्ट्रिक्शन. ये क्या इन्वॉल्व करता है? मेनली आर्टेरियोल्स को, लेकिन कुछ हद तक ये ऑल्सो अफेक्ट करता है माइक्रो सर्कुलेशन के दूसरे फैक्टर्स को जैसे कि वेन्यूल्स और कैपिलरीज. दिस चेंजेस इज ऑब्वियस विद इन हाफ एन आवर ऑफ द इंजरी. ये चेंजेस है वो ऑब्वियस है विद इन हाफ एन आवर ऑफ द इंजरी. वासोडाइलेटेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम इन माइक्रोवास्कुलेचर बेड ऑफ द एरिया. वासोडाइलेटेशन है उसका रिजल्ट है वो क्या है? इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम इन द माइक्रोवास्कुलर बेड ऑफ द एरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडनेस एंड वार्मथ दैट इज ड्यूबर एंड कलर ऑफ द साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन. सो वासोडाइलेटेशन से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है माइक्रोवास्कुलर बेड ऑफ द एरिया में जो
रिस्पॉन्सिबल होता है रेडनेस और वार्मथ के लिए, जिसको हम र्यूबर और कैलर बोलते हैं। ये 2 कार्डिनल साइंस है इन्फ्लेमेशन की एट द साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। नाउ थर्ड इज चेंजेस इन द लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो वाजोकंस्ट्रिक्शन हुआ, फिर वाजोडाइलेटेशन हुआ, अब चेंजेस आएंगे यहाँ के लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में। सो इस इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम की वजह से इन टर्न में एलिवेट द लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रिजल्टिंग इन ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाने की वजह से लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी एलिवेट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो रिजल्ट करेगा ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड्स इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। यानी कि जो अंदर फ्लूइड मटेरियल है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में स्क्वीज होने के बाद बाहर निकलता जाएगा। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग एट द लोकल साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और ये रिस्पॉन्सिबल है स्वेलिंग, जैसे कि हम ट्यूमर बोलते हैं, थर्ड कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन at the site of local acute inflammation. Now slowing and stasis. Slowing or stasis of microvasculation follows, which causes increased concentration of red cells and thus increased blood viscosity. अब फ्लूइड है वो बाहर निकलने लगा है, तो जो अंदर माइक्रो सर्कुलेशन है उसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स है। रेड सेल्स के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से ब्लड विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है, और जिसके कारण स्लोइंग और स्टेसिस होता है माइक्रो सर्कुलेशन का। ल्यूकोसाइड मार्जिनेशन इज द फिफ्थ स्टेप। नाउ स्टेसिस और स्लोइंग इज फॉलोड बाय ल्यूकोसाइड्स मार्जिनेशन। अब स्लोइंग और स्टेसिस के बाद ल्यूकोसाइड मार्जिनेशन का पॉइंट आएगा, जिसे हम पेरिफेरल ओरिएंटेशन ऑफ ल्यूकोसाइड्स भी बोल सकते हैं। मेनली यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स होंगे। कैसे न्यूट्रोफिल्स? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स अलोंग विद द वास्कुलर एंडोथेलियम। द ल्यूकोसाइड स्टिक टू द वास्कुलर एंडोथेलियम एंड देन मूव एंड माइग्रेट थ्रू द गैप्स बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स इनटू द एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस। तो ल्यूकोसाइड क्या करते हैं? स्टिक हो जाता है वास्कुलर एंडोथेलियम पे, फिर मूव होकर माइग्रेट हो जाता है इन बिटवीन द गैप्स, जो एंडोथेलियल सेल्स और एक्स्ट्रावास्कुलर सेल्स स्पेस के बीच में जो गैप्स प्रेजेंट है वहाँ पर जाकर वो मार्जिनेट हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट ल्यूकोसाइड मार्जिनेशन इज कॉल्ड। द ल्यूकोसाइड स्टिक टू द वास्कुलर एंडोथेलियम एंड देन मूव एंड माइग्रेट थ्रू द गैप्स बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स एंड द एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस। इस चीज़ को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे। नॉर्मल ब्लड वेसल है। नॉर्मल ब्लड वेसल आफ्टर इंजरी पहले ट्रांजिएंट वासोकंस्ट्रिक्शन हुआ। ब्लड वेसल्स का वासोकंस्ट्रिक्शन 3 to 5 सेकंड इज मिनिमम एंड मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स। कहाँ पर होगा ट्रांजिएंट वासोकंस्ट्रिक्शन? आर्टीरियल्स पे। फिर पेरिफेरल प्रोग्रेसिव वासोडाइलेटेशन। वासोडाइलेटेशन यानी वेसल सब डायलेट हो गई। डायलेट होने के बाद इसमें कौन सी 2 साइंस होगी? र्यूबर रेडनेस एंड कैलर वार्मथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। मेनली आर्टीरियल्स एट सम एक्सटेंट एंड ऑल्सो अफेक्ट वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज। मतलब मेनली आर्टीरियल्स होते हैं, लेकिन वेन्यूल्स और कैपिलरी को भी ये कुछ हद तक अफेक्ट करता है वासोडाइलेटेशन। सो वासोडाइलेटेशन के बाद क्या होगा? अब ये अपनी नॉर्मल ऐसी नॉर्मल ब्लड वेसल के फॉर्म में आना चाहेगी, तो अब ये ट्राई करेगी कि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो निकल जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है तो फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो भी फ्लूइड मटेरियल है उसको ये आर्टरी स्क्वीज करेगी। ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड होगा इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और ये ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, जिसके कारण फ्लूइड अब बाहर स्क्वीज होने लगा, निकलने लगा, जिसकी वजह से ट्यूमर स्वेलिंग दिखने को मिलेगी हमें एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। फिर है स्लोइंग एंड स्टेसिस। अब फ्लूइड निकल गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स होंगे यहाँ पर, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन आरबीसी का बढ़ गया है, जिसकी वजह से ब्लड विस्कोसिटी भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से स्लोइंग और स्टेसिस ओकर हुआ है। नाउ फिफ्थ इज ल्यूकोसाइड मार्जिनेशन। अब यहाँ पर सेल्स से सेल्स बचे हैं, तो जो ल्यूकोसाइड्स है वो जाएंगे जहाँ जहाँ पर भी गैप प्रेजेंट है वहाँ पर जाकर मार्जिनेट हो जाएंगे। मतलब पहले तो एंडोथेलियम पर स्टिक करके वो मूव करेंगे, मूव करते करते जहाँ भी गैप प्रेजेंट है वहाँ पर वो स्टिक हो जाएंगे, और आगे जो भी चीज़ें वो रिपेयर कर सकते हैं, जो भी वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो करेंगे। सो इस फिफ्थ स्टेप इज ल्यूकोसाइड मार्जिनेशन, जिसको हम पेरिफेरल ओरिएंटेशन ऑफ ल्यूकोसाइड भी बोलेंगे, और यहाँ पर इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन देयर विल बी मेनली न्यूट्रोफिल्स। नाउ बात कर रहे हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स फीचर ऑफ हीमोडायनामिक चेंजेस आर बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ल्यूविस एक्सपेरिमेंट। तो जो भी सारे फीचर्स है हीमोडायनामिक चेंजेस के इन्फ्लेमेशन के एक्यूट इन्फ्लेमेशन कार्डिनल साइंस से रिलेटेड, वो बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट होते हैं बाय ल्यूविस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? द स्किन ऑफ द इनर एस्पेक्ट्स ऑफ द फोर आर्म, यानी हमारी जो फोर आर्म है उसकी ये जो इनर एस्पेक्ट है ये स्किन पे स्ट्रोक करेंगे ब्लंट पॉइंट ऑफ पेंसिल से, और फिर जो चेंजेस है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। रिएक्शन है ड्रॉन आउट, जो भी रिएक्शन आएंगे उसको हम ट्रिपल रिस्पॉन्स या फिर रेड लाइन रिस्पॉन्स बोलेंगे।
सबसे पहले तो जब हमने जोर से ब्लंट पॉइंट ऑफ पेंसिल को फोर आर्म की आगे वाली स्किन इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म पे अगर हमने बहुत ही जोर से पेंसिल की ब्लंट पॉइंट को मारा, देन फर्स्ट चीज़ जो होगी वो क्या होगी, अपीयरेंस ऑफ रेड लाइन विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आफ्टर स्ट्रोकिंग। स्ट्रोकिंग के बाद फ्यू सेकेंड्स में वहाँ पर एक रेड लाइन अपीयर हो जाएगी। दिस इज ड्यू टू द लोकल वाजोडाइलेटेशन एंड कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स। यहाँ पर लोकल वाजोडाइलेटेशन हुआ कैपिलरीज और वेन्यूल्स का, इसके कारण रेड लाइन का अपीयरेंस हुआ। Now flare is the bright reddish appearance और flush surrounding the red line। अब उसके red line के अराउंड एक फ्लेयर होगा। ये फ्लेयर क्या है, ब्राइट रेडिश अपीयरेंस और फ्लश। ब्राइट रेडिश अपीयरेंस और फ्लश, दिस इज रिजल्ट फ्रॉम वाजोडाइलेटेशन ऑफ एडजेसेंट आर्टीरियल्स। अब उसकी आसपास की जो आर्टीरियल्स है उसमें वाजोडाइलेटेशन हुआ, उसकी वजह से फ्लेयर हमें दिखाई देगा। नाउ विल, WHEAL, इज द स्वेलिंग और एडिमा ऑफ द सराउंडिंग स्किन। सराउंडिंग स्किन का स्वेलिंग या फिर एडिमा को हम बोलेंगे विल। दिस ऑकर्स ड्यू टू द ट्रांसड्यूशन ऑफ फ्लूइड्स इनटू द एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेसेस। ये हुआ ड्यू टू द ट्रांसड्यूशन ऑफ फ्लूइड्स इनटू द एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेसेस। These features thus reflect the cardinal signs of inflammation, redness, heat, swelling, and fourth feature is pain due to the mild trauma to cutaneous nerve ending। ये सारी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती है, कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन को। इसीलिए ट्रिपल रिस्पॉन्स को हम इन चीज़ों के साथ पढ़ते हैं। सो यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। दिस इज़ अ रिविजन वीडियो। इससे पहले सब कुछ इन डिटेल में अपलोड किया है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया कोई भी टॉपिक पर्टिकुलरली, तो यू कैन गो एंड चेक आउट द सिंगल वीडियो जिसमें थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेशन होगा। एंड होप इट विल बी क्लियर टू यू। थोड़ा इजी एक्सप्लेनेशन रहा होगा, 1-2% तो आपको हेल्पफुल रहा ही होगा। सो अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।